नीरज जी को इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, बट लेट मी शेयर माय ओन एक्सपीरियंस कि ही इज़ द पर्सन जिसने मुझे अवेकन किया। जो पूरा हमने पढ़ा था, समझा था, लिखा था, उसको पूरा चेंज करने का अगर सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो नीरज जी को जाता है। और उनका जो यज्ञ है, ये एक पूरी सोसाइटी को चेंज किया है, एक पूरी जनरेशन को। ही ऑल्सो इंस्पायर्ड माई ओन डॉटर्स। इनके वीडियोस देख के उन्होंने काफ़ी कुछ सीखे थे, समझे थे, और वो इवन दे हैव स्टार्टेड की फाइंडिंग कि भाई मेरी बुक में यहाँ पे ये है। एक बार वो मैंने नीरज जी से भी शेयर किया था कि अंडरलाइन करके वो लाती थी मेरे पास कि पापा ये देखो ये गलत लिखा है, काइंड ऑफ। तो इसके लिए बहुत बड़ा नीरज जी को श्रेय जाता है। और ये बात का मुझे पर्सनल लेवल का दुख है कि आज भी वही एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एंड आई एम श्योर कि अगर भविष्य में हमारे पास ऐसा कोई चांस आए कि चेंज कर पाए, तो 100% प्रयास करेंगे कि उसको संपूर्ण यानी मूलतः बदल दिया जाए। नो इफ नो बट, जस्ट चेंज व्हाट इट रिक्वायर्ड एज इट रिक्वायर्ड। सो वेलकम नीरज जी। जी, धन्यवाद हार्दिक जी, धन्यवाद बहुत-बहुत। और मुझे ध्यान है आपने जब अपनी बिटिया का वो शेयर किया था मेरे साथ, तो बहुत अच्छा लगता है कि सरकार करे या ना करे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर लोगों का जो प्रयास है, वो सकारात्मक है। और इससे ये भी पता लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपना प्रभाव छोड़ रहा है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि जब आप काम करने लगते हैं, तो लोग भी हतोत्साहित करने वाले होते हैं। और फिर यदि ये इस तरह की धारणा मन में बैठने लग जाए कि कोई ध्यान ही नहीं कर रहा, तो मनोबल भी कभी गिरने की संभावना होती है। लेकिन इस तरह के जब इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं कि छोटे बच्चे भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं बातों को, तो वो हमेशा ही उत्साह भी वर्धन करता है। और एक वो कहते हैं कि आशा की किरण भी जगाता है वो। तो इसलिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हार्दिक जी। धन्यवाद तो आपका कि आपने टाइम दिया। और नीरज जी के अ, लिए एक बात मैं बताऊंगा। नमस्ते नीरज जी, नमस्ते टू एवरीबॉडी। कोई नीरज नीरज अत्री जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बस जल्दी से याद दिला दूं कि उनका यूट्यूब चैनल है जिससे हम सब ने बहुत बहुत सीखा है। और मैं नीरज जी से भी ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी भी बेटी है और उसको वो तो किताबें मैं उसको मार्क करके देती थी और मैं कहती थी देखो क्या कह रहे हैं नीरज अंकल, क्या कह रहे हैं। तो वो इतनी वो एक्साइट हो जाती, कहती मैं जाके अपनी मैडम को बताऊंगी कि ये आप गलत। मैंने कहा ये नहीं करने की जरूरत है। आप बस समझिए कि इसको ज्यादा अपने ब्रेन में नहीं डालना। और बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस आई थिंक हम इतने कीन थे टू take her out of the NCERT circle of nonsense and put her in an international school जहां हमें लगा कि हिंदूज और सनातन धर्म की अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट वो इतने विकेड नहीं है जो डिस्टॉर्शंस एनसीईआरटी की बुक्स में। थैंक्स टू यू वी गॉट टू नो। और मतलब आपका यूट्यूब एंड व्हाट आई कैन टेल यू एज अ पर्सन हु हैज बीन हियरिंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि जैसे आप कामली बोलते हैं ना, वो इतनी डीपली वो बात अफेक्ट करती है क्योंकि वो एकदम इट गिव्स अ it projects that I'm coming from a space of research and knowledge and I'm not into it with any मतलब मैं कोई उद्वेलित नहीं हो रहा हूँ इस पे। ये सब फैक्ट बेस्ड है एंड इट इज लाइक वो कहते हैं ना भिगो भिगो के जूते। तो यू हैव रियली बहुत डीपली इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस एंड मैं तो आई वेट कि कब नेक्स्ट आपका वो आएगा, वीडियो आए तो जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं तो सारे मेक इट अ पॉइंट टू चेक आउट ईच एंड एवरी वन। तो यू रियली एनरिच्ड ऑल ऑफ अस एंड नेक्स्ट जनरेशन हम सब जो अलर्ट हो गए ना, वी रियली आई थिंक यू हैव हेल्प्ड अस टू गाइड आवर चिल्ड्रन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। अब मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, वहां पे भी वो इतना उसको अपने धर्म पे इतना उसको गर्व है और इतने अच्छे से वो समझाती है लोगों को कि नहीं हम ऐसे, हमारा ऐसा नहीं है। या कोई
कोई ऐसी उल्टी बात भी करता है तो शी इज एबल टू करेक्ट इट, बिकॉज थैंक्स टू यू इतना एम्पावर्ड है ये बच्चे, इनको पता है कि ये बात गलत है या इब्राहिमिक्स में क्या है या ये वो, और वो उसका जैसे ईस्टर वगैरह जाएगी मगर वो कहेगी नहीं, उसकी वजह से उसके स्कूल में इतना दिवाली और ये सब मनाते हैं, बिकॉज शी इज सच अ प्राउड गर्ल ऑफ हर हेरिटेज एंड मतलब आप लोगों का उसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान है. So with that, please carry on, and a little bit it would be great अगर आप थोड़ा अपनी NCERT की जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपको पहले पता चला कि क्या यहाँ गेम हो रही है और क्या ये कर रहे हैं, एक्सपैंड ऑन दैट. हाँ जी, हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि रिपीटेटिव ना हो जाए, क्योंकि मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, तो लेकिन एनीवे क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नए लोग होते हैं. मेरा बचपन में क्या हुआ था कि जब मैं 6th क्लास से 7th क्लास में शिफ्ट कर रहा था, तो हमें स्कूल चेंज करना पड़ा. तो 6th क्लास तक मैं जिस स्कूल में था वहाँ सारा इंग्लिश मीडियम था. तो जिसमें 7th में गए वहाँ बाकी सब इंग्लिश मीडियम में ही था, लेकिन सोशल स्टडी हिंदी में थी. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जब मैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सिविक्स की बुक्स खोलता था, तो उसमें जो वो बोलते थे कि बवंडर है, भूमध्य सागर है, तो ये मुझे समझ में नहीं आते थे. और हिस्ट्री का जो पीरियड था वो भी लास्ट में होता था और थोड़ा बोरिंग था, तो इसलिए वॉज वेरी बैड एट हिस्ट्री. और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए साइंस में शिफ्ट किया, और फिर फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन हुई मेरी. और तब मुझे ऐसा लगने लगा, एंड आई वाज मोर ऑफ अ लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट बाय दिस टाइम. तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि हिस्ट्री तो ऐसा घटिया सब्जेक्ट है, ऐसा वाहियात सब्जेक्ट है कि इसे पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का टाइम वेस्ट करता है. वो मेरा अपना, क्योंकि बचपन का एक्सपीरियंस भी ऐसा एक कटुए अनुभव था, तो एक माइंडसेट ऐसा बन गया था. तो आई नेवर थॉट कि मैं कभी हिस्ट्री में इंटरेस्ट लूंगा. देन क्या होता है कि हम बचपन से कुछ अपनी धारणाएं बनाते हैं. तो मैं भी कभी कभी विजिट करने की कोशिश करता हूँ कि क्यों मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी. तो जो ट्रिगर पॉइंट था पहले मैं वो बता देता हूँ. एक लड़का था यहाँ चंडीगढ़ में, एक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है विच इज फेमस इन नॉर्दर्न रीजन. तो वो ऐसे ही हम क्लास के बाद बातें कर रहे थे, जैसे कैजुअल कन्वर्सेशन होती है. तो उसकी कम्प्लेक्शन थोड़ी डार्क सी थी, और उसे इसके कारण इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स था, जैसा जनरली हमारे समाज में देखने को मिलता है. तो उसने एक बात बोली कि सर हम हैं तो आर्यंस की संतान है, पर मैं पता नहीं क्यों काला हूँ. तो दैट साउंडेड वेरी जारिंग टू मी. मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कैसी बात बोल रहा है जिसका कोई मैच नहीं है. तो मैंने उससे पूछा कि तू ये किस बेसिस पे कह रहा है कि, पहले तो मैंने पूछा आर्यंस कौन थे. कहता सर वो जिन्होंने बाहर से आके यहाँ पे इन्वेड किया था. तो मैंने कहा हाउ आर यू सो श्योर कि वो गोरे थे और हम उन्हीं के ऑफस्प्रिंग्स हैं. तो वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया. फिर कहता सर मुझे नहीं पता कि ये कैसे है, कि मुझे कैसे समझ में आया, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि ऐसा है. तो अब जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो सब्जेक्ट्स तो मेरे साइंस के ही थे, लेकिन मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था. तो मैं एज हॉबी जो बीए की बुक्स थी वो मैंने अपनी बीएससी करते करते साथ में साइकोलॉजी वाली पढ़ ली थी. तो आई हैड एन अंडरस्टैंडिंग. और फिर उसके बाद टीचिंग में आ गया कि कभी भी जब बच्चे का कोई धारणा बड़ी स्ट्रांग होती है और उसे उसका कारण नहीं पता होता, तो जनरली वो एजुकेशन में से आती है. फिर दूसरा क्या था कि उसकी वो मूवी आई थी एक, मुन्ना भाई एमबी वाली, एमबीबीएस नहीं दूसरी, जिसमें गांधी को बहुत महिमा मंडित किया था. अब मेरे माइंड में गांधी वॉज नेवर अ वेरी गुड गाय. अब मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे समझा, मेरे किसी ने मुझे सिखाया क्या, लेकिन मुझे गांधी कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था. तो इस मूवी के बाद मुझे लगा कि शायद मेरी ही हिस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा कमियां हैं, गलतियां हैं, और मैं अपनी एरोगेंस में जिए जा रहा हूँ, या इन बच्चों को कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है. तो आई वॉज वेरी ओपन माइंडेड. और देन आई थॉट के मैं एक काम करता हूँ, लेट मी गो थ्रू हिस्ट्री बुक्स, कि एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मैं गलत हूँ या इन्हें गलत पढ़ाया जा रहा है. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द हिस्ट्री बुक्स. तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. जी. नीरज जी, मेरा तो मतलब आई वाज बोर्न इन चंडीगढ़ और थोड़े मैं वहाँ साल देन आई वाज
आई वेंट डिड माय स्कूलिंग एंड कॉलेज इन पटियाला। तो ये जो ये बच्चा कह रहा है, और आपको तो पता ही है कि पंजाब में तो एजुकेशन इज कम्प्लीटली इवेंजलिस्ट के उसमें है। तो व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू कि जो एनसीईआरटी के साथ जो डबल वैमी हमारे ऊपर होती है कि ये जो नन्स एंड कॉन्वेंट्स की जो एजुकेशन है, उसमें दे आर इवन मोर विकेड इन पुटिंग थिंग्स इन आवर माइंड कि भाई जैसे छोटी छोटी चीजें मेरे साथ खुद हुई हैं कि जैसे कलावा बंधा हुआ है तो वो थोड़ा सा उसको कर देंगे। पहले तो इनकी ये भी हिम्मत होती थी कि सरदारों को कड़े के लिए डोंट वेयर बैंगल, डोंट वेयर बैंगल। अब तो खैर आई एम श्योर दैट्स नॉट द केस। तो वो उस तरीके से बच्चों की बड़ी एक दुर्गत हुई, स्पेशली पंजाब का तो मुझे फॉर श्योर पता है कि इट वाज वेरी टफ टू बी अ प्राउड हिंदू देयर। तो बिल्कुल ठीक। तो फिर ये मुहिम एनसीईआरटी के साथ कैसे स्टार्ट हुई कि क्योंकि वो आपने जी बहुत उस पे स्ट्रगल किया है, तो प्लीज शेयर दैट इफ दैट्स ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जब मैं एनसीईआरटी बुक्स लेके आया मार्केट से खरीद के, आई वॉज वेरी ओपन माइंडेड कि हो सकता है मैं गलत हूँ, और या हो सकता है कि वो जिसने बोला आर्यन इन्वेजन थ्योरी वो गलत है। मैंने छठी क्लास से पढ़ना शुरू किया। एक मार्कर और पेन ले लिया था मैंने कि जहां पर भी मुझे कुछ डाउट लगेगा मैं उसको मार्क कर लूंगा। तो फिर मेरे एक दो जो क्लोज फ्रेंड थे, मैंने उनसे बात करनी शुरू की कि यार यहाँ बुक में ये लिखा है और मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, तो व्हाट शुड वी डू? शुड वी कंसल्ट विद अ हिस्ट्री टीचर या क्या करें? तो फिर हमें ये समझ में आया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर एंड देयर, लेट अस टॉक टू द अथॉरिटीज देमसेल्व्स। तो हमने सोचा कि आरटीआई के अंडर इनसे मांगते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, वो उसका बेसिस क्या है, हम वो जानना चाहते हैं। तो फिर मैंने ये 10 बुक्स थी, छठी एक सातवीं, आठवीं में 2 बुक्स आती हैं, 9वीं 10वीं की एक एक, और 11th की एक और 12th की 3 बुक्स। तो 10 बुक्स मैंने पढ़ी, इनमें सब को मार्क किया और आरटीए एप्लीकेशंस लगाने स्टार्ट कर दी। दिस वाज इन 2010 के एंड में और गोइंग अप टू 2011 का पहले 3-4 महीने। तो इसमें मैंने लगभग 110 आरटीए एप्लीकेशंस इनको डाली कि वो सारी चीजें जानने के लिए। उसमें मेरी क्वेरी सिर्फ यही थी कि जो आप इसमें इंसर्शन डाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अमीर खुसरो का कोई कोट डाल दिया, तो मेरा क्वेश्चन था कि ओरिजिनल टेक्स्ट की कॉपी हमें दीजिए, इसकी ट्रांसलेटेड कॉपी हमें दीजिए, और जिसने भी इसको वेट किया है उसका नाम बताइए कि कौन है जिन्होंने बोला कि टेक्स्ट डाला जाए। तो वो जो 110 आरटी एप्लीकेशंस थी, उन सभी का एक ही स्टैंडर्ड जवाब आया हमारे पास कि एनसीईआरटी डज नॉट हैव एनी रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग दिस। तो अब दिस वाज शॉकिंग आल्सो, क्योंकि एकेडमिक्स में रहा हूं, मुझे लगता है कि हर चीज जब टेक्स्ट बुक बनाई जाती है तो बहुत रिगरसली काम होना चाहिए। इतना कैजुअल कैसे हो सकता है कि आप करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हो और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? तो दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि ये इसमें कुछ ना कुछ चालाकी है जो ये स्टोन वॉलिंग कर रहे हैं। तो उसमें ऑप्शन थी कि हम अपील में चले जाएं, तो अपील में भी जाना था, फिर साथ ही साथ लगा कि अपने आप भी पढ़ना शुरू करना चाहिए कि इसमें क्या हेरा फेरी है। तो मुझे याद है, मुझे 2 जो बिल्कुल स्टार्क इश्यूज लग रहे थे, वो एक तो था कि औरंगजेब को बहुत ही बिनाइन करके दिखाया गया था। अब औरंगजेब के बारे में हमें जनरली कोई ना कोई बता ही देता है कि बड़ा क्रूअल आदमी था, एक्सेप्शन की तरह बता सकता है, लेकिन औरंगजेब को कोई बिनाइन नहीं कहता है। और दूसरा था सती प्रथा का, क्योंकि मैंने बताया कि हम कम्युनिस्ट माइंडेड थे, तो मेरा दोस्त भी ऐसे ही था। तो मैंने जब हिंदू धर्म के बारे में बात की तो मुझे आज भी उसका फेस एक्सप्रेशन याद है कि बड़ा ही डिसमिसिव सा कि यार तू, मतलब उसका एक्सप्रेशन ही बोल रहा था कि तू ऐसी टुच्ची बात कर भी कैसे सकता है। और जो डायलॉग उसने बोला था वो था कि यार हम इतने सेंचुरी तक तो अपनी औरतों को जलाते रहे हैं, तो हम क्या बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। तो अब मेरे जो एचओडी थे मैथमेटिक्स के, प्रोफेसर नंदा थे, बहुत सीनियर व्यक्ति जो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स है उसके एचओडी थे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो एचओडी है हिस्ट्री वाला वो मेरा दोस्त है, तो उससे मिल ले, तो मैं तेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा देता हूँ। तो उन्होंने मेरे सामने ही फोन किया। तो जो एचओडी आज भी वही है, राजीव लोचन, उससे बात की कि ऐसे
ये आपसे बात करना चाहते हैं तो इन्हें ठीक से गाइड कर दो। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही उनका घर था, तो मैं वहां चला गया। तो मेरी पहली क्वेरी थी सती प्रथा के बारे में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब एग्जेजरेटेड है। मैंने कहा ये जो कि जब वो घेर लेते थे और जौहर हो जाता था, तो इसे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, ये सारी चीजें मिथ्स हैं, एग्जेजरेटेड हैं। जैसे पद्मावती आपने सुना होगा कि वो तो बिल्कुल ही लेजेंड है, उसका कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं है। ऐसा कोई इक्का दुक्का केस कहीं आता था, वो भी जैसे कहीं अफ्रीका में कोई राजा मर गया तो उसका नौकर साथ में मर गया, तो इसलिए सती प्रथा जैसा कुछ था नहीं, और ना ही जौहर जैसा कुछ था। तो दैट वाज रीश्योरिंग फॉर मी। फिर उसमें मैंने औरंगजेब के बारे में पूछा उनसे कि कैसा आदमी था। तो बोले कि औरंगजेब को भी बहुत गलत समझा जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चलाया, स्पेशली ये हिंदू राइट विंगर्स ने, संघ वालों ने, कि वो बड़ा क्रूअल था, कि उसने गाना बजाना ही बंद करा दिया। तो मैंने कहा बंद तो कराया था उसने। तो कहते वो इसलिए था कि अब वो राजा है, लड़ाई कर रहा था या मराठों के साथ दक्षिण में आके, तो उसके पैसे वैसे खत्म होते जा रहे थे, तो उसने भगा दिया सिंगर्स को कि इनको मैं पैसे नहीं दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। तो मैं वहां से वापस आया, तो अब मुझे लगा कि इसका मतलब है कि मेरी ही नॉलेज गलत रही होगी। लेकिन फिर औरंगजेब के बारे में मैंने सोचा कि मैं प्राइमरी सोर्स से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो इंटरनेट पे मुझे एक किताब मिली, मासिर आलमगिरी। वो किताब में क्या है कि जो औरंगजेब के दरबार में अखबारें छपती थी, अकबर के टाइम से इन्होंने सिस्टम क्या बना रखा है कि जितने प्रोविंसेस थे, जिन्हें सूबा बोलते थे, हर सूबे में कुछ लोग अपॉइंट किए जाते थे जिन्हें वाकिया नवीस कहा जाता था, कि कोई वाकिया, कोई इंसिडेंट होगा तो उसको नोट डाउन करेगा, और 4 दिन बाद या हफ्ते बाद वो सारे इंसिडेंट जो है उनका एक रोल बना के, एक बांस की छड़ी होती थी 1.5 से 2 फुट लंबी, अंदर से खोखली होती थी, वो कागज उसमें डाल के दोनों ओर से बंद करके उसे आगरा के लिए, दिल्ली के लिए, जहां पर भी राजधानी थी उधर के लिए भेज दिया जाता था, और फिर वहां उनको कंपाइल करते थे। तो जो औरंगजेब के टाइम के अखबारात थे वो मासीर आलमगिरी में थे। इन्हें ट्रांसलेट किया था जदुनाथ सरकार ने। तो उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसमें औरंगजेब का एक मंत्री उससे पूछता है कि आपने ये जो, आपका म्यूजिक के बारे में क्या विचार है। तो औरंगजेब कुरान का भी बहुत ज्ञाता था और संगीत का भी था। तो उसने बोला कि संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ये बंद मैंने इसलिए कराया क्योंकि इस्लाम में ये हराम है, और मेरा मन तो करता है, लेकिन क्योंकि इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं, इसलिए मैंने बंद कर दिया। और दूसरा कि ये जितने गाने बजाने वाले थे, ये बेचारे बेरोजगार ना हो जाएं, इसलिए मैंने इन्हें ताउम्र वजीफा लगा दिया कि इनको पूरी उम्र कहीं पर भी भूखे नहीं मरना पड़ेगा। जितना मेरे पास इनको तनख्वाह मिलती थी वो इनके मरने तक इनको मिलती रहेगी। तो दिस वाज अ शॉक फॉर मी कि मैं एक एचओडी से मिलता हूँ, और उसे भी पता है कि मैं फिजिक्स, मतलब मैं भी एक टीचर हूँ, एकेडमिक हूँ, और वो इतने ब्लेटेंटली, इतने कॉन्फिडेंटली झूठ बोला। आई वॉज जस्ट डिस्गस्टेड कि किस लेवल पर ये लोग झूठ बोलते हैं आके। तो देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग मच मोर रिगरसली। तो कुछ बुक्स मुझे फिजिकल मिल जाती थी, कुछ अलग अलग लाइब्रेरी से प्रोक्योर की, कुछ इंटरनेट से मिली, और फिर जो पिक्चर इमर्ज हुई कि सारे का सारा फ्रॉड किया जा रहा है। और देन आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग कि एनसीईआरटी ने किस पेज पे क्या लिखा है और जो ओरिजिनल सोर्स हैं वो क्या बताते हैं। तो ऐसा करते करते वो पिटिशन लगभग 1300 पेजेस की हो गई थी। तो फिर हमने यहाँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिट डाला उसके लिए। तो कोर्ट ने कहा कि आप ये पिटिशन एनसीईआरटी को भेजो, अगर वो इस पे एक्शन नहीं लेते देन यू कम बैक टू अस। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2014 हो चुका था, और ये प्रेजेंट सरकार आ गई थी। तो तब तक मैं पॉलिटिक्स से तो बहुत कटा हुआ रहता था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। लेकिन अब मुझे ये समझ में आने लग गया था कि एजुकेशन में जो हेरा फेरी की जा रही है वो माइंड कंट्रोल के लिए की जा रही है, और अब क्योंकि ये हिंदूवादी शासक आ गया है तो ये लोग इसे चेंज कर देंगे। अब मुझे कोर्ट में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, हमने सारा काम कर रखा है, तो इन्हें दे दिया जाए तो ये अपने आप चेंज कर देंगे। तो दिस वॉज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं किसी को अभी माइक नहीं दे पाऊंगा, जब क्यूए राउंड शुरू होगा तब मैं सबको माइक ऑफर करूंगा। आप अपने क्वेश्चन निश्चिंत होकर पूछें,
और ये स्पेस को भी थोड़ा शेयर कर दे, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे और सुनेंगे नीरज जी को, उतना सबके ज्ञानवर्धक रहेगा। नीरज जी, ये आपने जो बताया तो अल्प विराम हुआ 2014 पे। अगर जी। आज की ओर आए और उस पे थोड़ा पूर्ण विराम कर सके, तो अगर आप उस विषय पे बोलना चाहें तो प्लीज, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद न्यू सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार के साथ? हाँ जी। तो अब जिस समय सब कुछ चल रहा था और मुझे समझ में आया कि हिस्ट्री को एज अ टूल यूज किया जा रहा है, तो मुझे फ्लैशबैक में याद आया कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस टाइम पे एक किस तरह की बहुत भयंकर डिस्कशन चली थी न्यूज़पेपर्स में। ये सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, संस्कृताइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रही है। तो तब तो आई वाज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन अब इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस कि इसका मतलब वाजपेयी जी ने कुछ चेंज करने की कोशिश की होगी और इन्होंने उन्हें चेंज नहीं करने दिया। तो हम भी जो 2-3 फ्रेंड्स का सर्कल था, हमें लगा कि हाँ, एक चीज़ जो हमें समझ में आई कि ये बीजेपी वाले शायद डरते होंगे कि बैकलैश आएगा, कि मीडिया उनको फिर से वैसी सेफ्रनाइजेशन वगैरह ऐसी-ऐसी बातें करेगा। तो आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि अब तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि एनसीईआरटी इसको देखे और एड्रेस करे। तो मैं अपने मन में बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं तो बीजेपी को प्लेटर पे रख के एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कोर्ट ने बोला है, सारे एविडेंसेस मैं दे रहा हूँ कि गलत है, आप इसको सुधारने का एक गोल्डन चांस है हमारे पास। तो जो डायरेक्टर थे एनसीईआरटी के, उनसे मिला, कोई सेनापति जी करके थे। वो टिपिकल जैसे होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, हाँ जी, हाँ ठीक है, हम सब कुछ देखेंगे, जो हो सकता है वैसा करेंगे। तो हम दे के आ गए पिटिशन, लेकिन हम वेट करते रहे कोई रिस्पॉन्स आएगा, आएगा, नहीं आया। तो फिर हमें उसके लिए एनसीईआरटी को एक और आरटीआई लगानी पड़ी कि जो हमने पिटिशन भेजी थी उसका क्या हुआ है। तो फिर उनका रिस्पॉन्स आया कि ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये जेएनयू के हिस्टोरियंस ने लिखी हैं, इसलिए हमने आपकी सारी पिटिशन जेएनयू के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भेज दी है और वो जब रिवर्ट करेंगे हम आपको तुरंत बता देंगे। इन द मीन टाइम लोगों ने बताया, तब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर होती थी, इसने बोला कि हम आपसे उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। करवाइए। लेकिन सबने बस ये बोला कि कराएंगे कराएंगे, लेकिन कराई किसी ने नहीं। इसमें एक चीज जो मैं थोड़ा सा डाइग्रेस तो करूंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है वो, कि मेरे पिताजी कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं और जो यहाँ भजन लाल जब चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा में, उनका बेटा डिप्टी सीएम था चंद्रमोहन, वो मेरे पिताजी का बड़ा रिगार्ड करता था कि उनके पांव वगैरह भी छूता था। तो अब कांग्रेस के रूल में मैं तो पॉलिटिक्स से सदा ही दूर रहता था, लेकिन कभी कोई काम करवाना होता था तो कैसा भी काम हो, एक फोन कॉल होती थी, उन्हें पता था हमारा आदमी है, तुरंत काम हो जाता। यहाँ मैंने देखा कि कोई काम करने को तैयार नहीं है। अब जेन्युइन काम होगा, एकदम सच्चा काम है, कोई करेगा नहीं, बस सारे वो जिसे कहते हैं पासिंग द बक, एक बोल देगा दूसरा करने वाला, दूसरा बोल देगा हाँ जी हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं करता है। तो इनिशियली मैंने ये सोचा कि ये लोग बड़ी टाइम बाद पावर में आए हैं, तो शायद इनको समझने में टाइम लगेगा। आई वॉज वेरी पेशेंट कि करेंगे सही। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि गुजरात के लोगों से मेरी भेंट हुई। उन्होंने बताया कि आप जो उम्मीदें लगा रहे हैं वो बड़ी गलत हैं आपकी, कि आप सोच रहे हैं कि मोदी जी अगर एजुकेशन को चेंज करेंगे तो कतई नहीं करेंगे। ये वहां के काफी एमिनेंट जो टीचर थे उन्होंने मुझे बताया। लेकिन अब ह्यूमंस में क्या टेंडेंसी होती है, हर कोई अपने आप को ज्यादा 30 मार खा या ज्यादा स्मार्ट समझता है। तो मुझे लगा मैंने तो इतना ऑथेंटिक काम कर रखा है कि कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता, कि अगर प्रेस वाला भी कोई शोर मचाता है तो इतने एविडेंसेस मैंने दे दिए हैं कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कोई ये बोल सके कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा वो यही था कि मोदी जी लगभग 12-14 साल तक गुजरात के सीएम रहे, लेकिन उन्होंने वहां की किताबों में कोई चेंज नहीं किया, वहां भी घिसी पिटी सी हिस्ट्री चल रही थी। तो मैं थोड़ा सा डिजेक्टेड तो था, लेकिन मैं क्योंकि बाय नेचर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आई थॉट कि नहीं, ये हो जाएगा काम। फिर इधर उधर टक्करें मारते रहे, लेकिन किसी ने नहीं किया। इन द मीन टाइम फिर मुझे लगा कि काम करें ना करें, ये चीज जनता तक पहुंचनी चाहिए। देन आई थॉट ऑफ राइटिंग दैट बुक। तो वो बुक लिखी। जब बुक ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी तो इट वाज लगभग 375-380 पेजेस की बुक बन रही थी वो। जब ऑलमोस्ट फाइनल होगी तो एनसीईआरटी का रिप्लाई आ गया हमारे पास। वो रिप्लाई वो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक था कि नहीं नहीं, इसमें ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इनकी कम्युनल इंटरप्रिटेशन है। तो उसमें से भी मैंने फिर 5-10 एग्जांपल्स और निकाले और उनको उसी बुक में फिर ऐड किया। तो
एज अ रिजल्ट किताब के 50-60 पेजेस और बढ़ गए, लेकिन वो इतने लेम एक्सक्यूजेस थे जेएनयू के, एनसीईआरटी के, इट वाज शॉकिंग। उसके कुछ टाइम बाद ही जेएनयू का जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए और एक इसके बारे में हम एक पैनल डिस्कशन रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने क्लेम किया है कि झूठ है, तो आप आइए, हम आपको मंच देते हैं उसके लिए। आई वॉज वेरी ग्लैड। मैंने उनसे कहा कि, वो बोले कि हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी सामने बुलाएंगे, पैनल पे डिस्कशन होगी। मैंने तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि उनके जो एचओडी हैं और जिन्होंने वो रिप्लाई भेजे थे, उनका नाम था नीलाद्री भट्टाचार्य, कि आप उन्हें बुलाइए कि वो सबसे बेस्ट आदमी होगा इसके लिए, मैं उनके साथ पैनल पे डिस्कशन करना चाहूंगा। तो नाउ ये जो पैनल डिस्कशन रखा था ये था अगस्त 7 या 8 को, और नीलाद्री भट्टाचार्य रिटायर हुए थे उससे एक हफ्ता पहले 31 जुलाई को। तो लेकिन वो उनका ऑर्गेनाइजर्स का मेरे पास मैसेज आया कि नीलाद्री भट्टाचार्य ने डिक्लाइन कर दिया है, कोई और है, एसोसिएट प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो आएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी जेएनयू में के ही है हिस्ट्री के, तो इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी कि देखें कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो वो तो बेचारा कुछ डिफेंड कर ही नहीं पा रहा था उसमें, तो मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि एक तो इनके जवाब थे वो इतने लेम थे कि उनको एक्सपोज करना, उनको रिबट करना, उनको मॉक करना बड़ा आसान था। और दूसरा, तब तक मैंने हिस्ट्री की बहुत सारी लोगों की किताबें पढ़ी, स्पेशली सीताराम गोयल और रामस्वरूप को पढ़ा, तो मुझे ये सारा समझ में आ गया कि ये सारा झूठ का एक पुलिंदा है, कि झूठ के बेसिस पे इन्होंने इतना बड़ा जायंट खड़ा कर रखा है और इसे गिराना बहुत आसान है अगर सरकार चाहे तो। और इसमें एक मेरी सोच क्या थी, तब तक मुझे वर्किंग समझ में आने लगी कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जब 2004 में वाजपेयी सरकार गई थी, तो 24 घंटे के अंदर अंदर सोनिया गांधी ने पावर में आते ही एजुकेशन सेक्रेटरी को चेंज कर दिया था। जो अर्जुन सिंह था उसे एचआरडी मिनिस्टर बनाया था। 2 महीने के अंदर अंदर टेक्स्ट बुक्स लिखने वाली कमेटी का गठन हो गया था, और 1 साल के अंदर अंदर नई किताबें जो आज तक चल रही हैं वो प्रिंट होके बच्चों के बैग्स में पहुंच गई थी। इतनी एफिशिएंसी से कांग्रेस ने, यूपीए ने ये काम किया था। और दूसरी तरफ ये लोग थे जिनके पास मैं दर दर पे लेके घूम रहा था कि ये करो और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तब तो मैं ये सोच रहा था कि कांग्रेस ने क्यों किया, उनके ट्विन ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 कि वो सनातन धर्म को घटिया दिखाना चाहते हैं, जिसमें वो सफल हो जाएंगे। और दूसरा ये कि क्योंकि उनका वोट बैंक उस तरह का है, तो एक तरह से उन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि जो बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम में से निकलेंगे वो कभी भी हिंदूवादी सरकार के लिए वोट नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, एस्ट्यूट भी छोड़ दीजिए, कोई बहुत ही समझदार पॉलिटिशियन है, कोई बहुत ही कमीना पॉलिटिशियन है, कोई बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन है, तीनों अलग अलग क्वालिटीज हैं, जनरली तीनों कंबाइन हो जाती हैं पॉलिटिशियन में, तो उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये टेक्स्ट बुक्स अपने अकॉर्डिंग चेंज करे, जैसा कांग्रेस ने किया वैसे ये लोग करें, ताकि एवरी पासिंग ईयर जो बच्चे पढ़ के निकले, एक तो उन्हें अपने जो उनकी धरोहर है उस पे गर्व हो, अभिमान हो, और वो भी सच के आधार पे। दूसरा, और उससे देखिए होगा क्या, अगर आप बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम इतनी महान सभ्यता के संवाहक हो, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाए, देश में देखिए कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी और कितना आगे बढ़ सकता है देश। सेकेंडली, हर साल जो बच्चे निकलेंगे वो उस पार्टी को वोट देंगे जो हिंदूवादी है या हिंदूवादी छवि वाली है। तो एज अ कमीना पॉलिटिशियन भी ये करना बनता है, एज अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा ह्यूमन बींग होने के नाते तो करना ही चाहिए, क्योंकि आप सच का काम कर रहे हो। लेकिन हर काउंट पे इन्होंने डिसअपॉइंट किया। जो चेंजेस अब कर भी रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं। आज तक जो इन्होंने 9 साल में किया है, मुझे लगता है कि उसको मैं अगर टोटालिटी में देखूं तो शायद 1% उसकी वैल्यू बनेगी, कि 1% का चेंज आया है आज। नीरज भैया, एक और जो बात मेरे को बहुत क्यूरियस जिसकी क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट अबाउट द पेरेंट्स, क्या उनकी तरफ से कुछ पुशबैक आता है? क्योंकि हम लोग भी राजा राम मोहन रॉय और जो जैसे रमाबाई जिनको आपने कवर किया, मगर उनके नैरेटिव को मैंने भी अपने मतलब
हम लोगों ने भी पढ़ा है। और मुझे याद है कि मेरे फादर, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए की थी, तो मैंने पहली बार जब उनको वो राजीव मल्होत्रा जी का डिबंकिंग हिस्टोरियन रोमिला थापर, उनका हम्म। वीडियो दिखाया, तो ही वाज हार्ट ब्रोकन। उनको हम्म। तो कहते हैं, अरे हम तो इन्हीं को, मेरे लिए तो ये हीरो थी, और वो फर्स्ट वो तो बिल्कुल ही ऐसे लगा कि जैसे शेकन हो जाते हैं ना, कि मतलब जो, हम्म। तो क्या ऐसा पुशबैक आपको क्या पेरेंट्स से आता है जो खुद ये पढ़ के बड़े हुए, और अब उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है टू sort of realign to the understanding of real history? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक, पेरेंट्स वो कैटेगरी वाले हैं जो हार्दिक भट्ट जी ने बात की कि उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने बोला कि ये जो प्लेलिस्ट है लाइज ऑफ एनसीईआरटी वो देखो, तो वो बच्चे इतने एम्पावर हो गए। अब जैसे एक जर्नलिस्ट है यहाँ चंडीगढ़ के, उनका बेटा है शायद 13 या 14 साल का, वो इस पे यूट्यूब बनाने लग गया, यूट्यूब वीडियोस बनाने लग गया, और वो अपने टीचर को कन्फ्रंट करने लग गया। तो एक कैटेगरी ये वाले पेरेंट्स की है। दूसरी कैटेगरी है उन पेरेंट्स की जनरली जो पावरलेस फील करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में कौन सुनने वाला है उनकी। अभी ये पिछले 75 सालों में हुआ क्या है कि हिंदू समाज को हर फ्रंट से पूरी तरह से पावरलेस बना दिया गया है, कि उनकी कोई यूनिटी नहीं है, कोई उनका हिंदू कम्युनिटी का लीडर कोई नहीं है। पॉलिटिशियंस जो है वो, आपको पता है कि पिछले 70-75 साल में हर व्यक्ति जो नीचता से पैसे कमाना चाहता था वो पॉलिटिक्स में चला जाता। तो हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स नहीं है जिन्हें होना चाहिए था। जैसे आप कह सकते हैं, अब इसमें आप कंपैरिजन करके देखें कि मुसलमान कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम है तो उनके पास एरिया का एक नोडल पॉइंट है, तो मस्जिद में जाएगा, वहां मौलवी बैठा है जो मस्जिद का सर्वे सरवा है, उसके पास अपने एरिया का डेटाबेस है। आज तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं कि वो इमीडिएटली जो चीज चाहे मैन पावर भी मस्टर कर सकता है। और स्कूल, आप कल्पना करके देखें ना कि एक स्कूल में एक शब्द अगर इस्लाम के खिलाफ कहीं पे थोड़ा सा भी गलत पढ़ा दिया, तो और उस स्कूल के बाहर अगर 100 तो छोड़िए 20 मुसलमान टोपी पहन के हाय हाय करते पहुंच गए, तो जो स्कूल का मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, सब थर थर कांपना शुरू हो जाएंगे और उनके पैरों में गिर जाएंगे। क्योंकि स्कूल एक बिग बिजनेस है, वो सॉफ्ट टारगेट्स है, हमेशा डर के काम करेंगे वो। ऑन द अदर हैंड, हिंदुओं के पास कोई नोड नहीं है, कोई नोडल पॉइंट नहीं है जहां जाके वो बात कर सके। कंपेयर कीजिए, अच्छा मौलवी का एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे ही पास्टर है या फादर है, वहां भी वो भी पावरफुल है। चर्च में जाइए, वो काम करा लेंगे, उनका जो तरीका है वो सड़क पे आने वाला नहीं है, वो श्रूडली काम कर लेते। अब आप कल्पना करके देखें कि ये इसी लाइन पे चलते हुए आप अपने मंदिर के पुजारी के पास चले जाइए, तो पुजारी की का क्या स्टेटस है आज की डेट में, कि मंदिर में वो एक एम्प्लॉई है बस, जिसे 3,000, 4,000, 5,000 इतने रुपए मिलते होंगे। और बाय एंड लार्ज क्या है कि जो एरिया का मंदिर है, वहां की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, या दो चार गुट बने होते हैं, उन्होंने अपनी अपनी कमेटी बनाई होती है, आपस में लड़ते हैं, इलेक्शन होता है, एक कमेटी जीत जाती है या एक ग्रुप जीत जाता है, वो मंदिर को चलाते हैं। अब ये सारे स्मॉल टाइम पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े टुच्चे टुच्चे से इंटरेस्ट हैं जनरली, कोई एक्सेप्शनली अच्छे भी होंगे, एक्सेप्शंस भी होंगे वो, लेकिन उनका इंटरेस्ट हिंदू धर्म को प्रमोट करना नहीं है। अच्छा, अब इस मंदिर के क्योंकि ये समिति चला रहे हैं, तो जो पुजारी है उसको इन्होंने अपॉइंट करना है, वो बेचारा इनके आगे हाथ बांध के खड़ा हुआ है। तो आप पावर इक्वेशन को देखें कैसी है। मौलवी मस्जिद का सर्वे सरवा, पास्टर चर्च का सर्वे सरवा है, पुजारी की कोई हैसियत ही नहीं वहां पे। उसको तो बोलेंगे ओ पंडित जी कल शाम को वहां चले जाना, उन्होंने बुलाया है, और आते हो मेरे लिए वो हवन कुंड लेके आना। इस स्टेटस पे हमारे जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको इस स्टेटस पे लाके खड़ा किया जा चुका है। तो हिंदू पेरेंट्स के पास कोई ऐसा ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो अपनी आवाज उठा सके। दूसरा, हिंदू समाज बड़ा शॉर्ट साइटेड हो चुका है बाय एंड लार्ज। उन्हें लगता है कि यार हमें क्या जरूरत है, तो करते ही नहीं इस पे काम। तो दो कैटेगरीज हैं जो पेरेंट्स की मुझे जनरली देखने में आती हैं। वो पुशबैक दे पा रहे हो ऐसा
नहीं है। केवल ये जो पहली कैटेगरी है जिसमें बताया कि बच्चे और पेरेंट्स प्रोएक्टिव हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू, दे आर फार इन बिटवीन, स्कैटर्ड है वो। हाँ, ये तो मैं हमेशा पूछूंगी कि कैसे आप ढूंढ लेते हैं वो रमाबाई की जो आपने वो बुक्स दिखाई थी, पता नहीं वो कहाँ से आपको मिलती है। मतलब आई एम सच एन एविड रीडर, बट इवन आई एम अमेज्ड कि जी, रीडिंग की मेरी बचपन से बहुत, आई हैव बीन अ वेरी वोरेशियस रीडर। हम्म और कई बार ऐसा होता था कि रात को बैठे हैं, सुबह 5 बजे तक, 6 बजे, किताब जब तक खत्म नहीं हो जाती, 400-500 पेजेस के, वो खत्म करके ही सोना है। तो और आई वॉज क्वाइट लकी कि मेरा ऐसा एक नेटवर्क बना हुआ था, क्योंकि रिसर्च की मेरी नेचर थी फिजिक्स में भी। तो आई कुड अप्रोच लाइब्रेरीज और बुक्स में ढूंढ लेता था। और कुछ शायद मुझे लगता है कि प्रकृति साथ में थी, भगवान ने सोचा था काम इससे हम्म करवाना, तो किताबें मिलती भी गई हो। the question is what stopping BJP or Modi ji from updating textbooks? Is it because of internal weakness or external issue? And same is also happening in UPSC coaching classes. क्वेश्चन दोबारा पढ़ दीजिए एक बार। अ, मोदी जी और बीजेपी क्यों अक्षम है ये चेंज करने से? कोई इंटरनल हम्म, वीकनेस है उनके अंदर या कोई एक्सटर्नल इश्यू है? हम्म, और यूपीएससी के कोचिंग क्लासेस के अभी वीडियो और सब बहुत बाहर आ रहा है, उसमें भी जिस प्रकार से वैमनस्य फैलाया जा रहा है पर्टिकुलरली कम्युनिटीज के अगेंस्ट में और हिंदू समाज के अगेंस्ट में, हम्म, तो ये क्यों हो रहा है? ओके। देखिए, पहली चीज जो है कि क्यों नहीं कर रहे, तो मैं तो सिर्फ इस पे गैस कर सकता हूँ, कंजेक्चर होगा। लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए समझने की, क्योंकि मोदी जी का माइंड कैसे चलता है हमें नहीं पता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 12-14 साल लोग गुजरात में रहे हैं, वहां उन्होंने एजुकेशन को चेंज करने को प्रायोरिटी नहीं दी। तो अब तो उससे बड़ी पोस्ट पर हैं, 18 घंटे जगते हैं, इतना बड़ा काम करना है, तो एक व्यक्ति के पास बैंडविड्थ ही नहीं होता कि वो सारा कुछ कर सके, स्पेशली वो जो उसकी प्रायोरिटी पे नहीं है, जो उसकी नेचर में ही नहीं है। ये तो है मोदी जी का इंडिविजुअल। अब दूसरा है कि बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। तो फिर से आई एम जस्ट मेकिंग अ कंजेक्चर कि मोदी जी को या तो उस तरह का कोई कॉम्पिटेंट व्यक्ति नहीं मिला जिसपे वो रिलाई कर सके, वो करेगा, या जैसे आम पॉलिटिशियन होते हैं, वो सिर्फ लूट खसोट में इंटरेस्टेड हैं कि मुझे अपनी जेब भरनी है। वो जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है, कोई इस विषय को उतने सीरियसली ले ही नहीं रहा है, तो हो सकता है इसलिए कर रहे हो। और क्या रीजन हो सकता है, आई आई फेल टू अंडरस्टैंड। और जो आपने पूछा यूपीएससी कोचिंग वाला, वो तो एक्चुअली तो लगातार चल रहा था, ये तो सिर्फ वो सोशल मीडिया में आ गया तो हमें पता लग गया कि ऐसा हो रहा है। अदरवाइज ये सारा एक नैरेटिव वैसा ही बना हुआ है। और एक वो फिजिक्स में हम टर्म यूज करते हैं, इनर्शिया, तो वो इनर्शिया इंस्टीट्यूशंस पे भी अप्लाई होता है, सिस्टम्स पे भी अप्लाई होता है। जब आपने 70 साल से एक इनर्शिया बना दिया है इस डायरेक्शन में कि एनसीईआरटी के ट्रेंड को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग जब भी आप यूपीएससी देने बैठेंगे, तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो। एनसीईआरटी सारी आपको क्या पढ़ाती है? एंटी हिंदू नैरेटिव, प्रो इस्लामिक, प्रो क्रिश्चियनिटी। तो वो वैसी की वैसी हवा बह रही है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, तो दुकानें हैं, दुकानदार को क्या चाहिए, कैसे उसका रिजल्ट निकलता है, तो वही पढ़ाएगा जो एक्सपेक्टेड है, उसी लाइन पे कराएगा। फिर उसमें अपना अहंकार जुड़ जाता है कि मैं तो इतने टाइम से करा रहा हूँ, सेक्युलर नैरेटिव पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ। तो इसलिए यूपीएससी में वो ट्रेंड हमें देखने को मिला, ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया। अगर एनसीईआरटी चेंज कर दी जाती, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उस इमीडिएटली अपनी पॉलिसी को ट्यून करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते स्टूडेंट्स को। तो 30 साल से तो गुजरात में कुछ बदला नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका विलिंगनेस नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि मेंटल सबवर्जन क्या होता है, और उस विषय में हम्म, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। तो इसीलिए शायद ये हो रहा है। अब आप इन कॉन्ट्रास्ट देखिए कि जैसे ही क्योंकि एज यू माइट ऑल गाइस नोस कि नाउ आई एम अफिलिएटेड विद सम पॉलिटिकल पार्टी, तो जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ मैंने बैकग्राउंड में ही शुरू कर दिया कि एजुकेशन सिस्टम पे अगर हम आते हैं तो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है हमारे हमारे पास काम करने के लिए, और सबसे पहले काम करना होगा एजुकेशन सिस्टम पे।
तो मैंने सबसे पहले उस पर हम्म। काम करवाना शुरू कर दिया कि भाई हाँ, उस पे कमिटीज का निर्माण हो, और उसमें जो जो लोग भी उसका काम पास्ट में किए हैं या तो उसके लिए एक्चुअल प्रोफेशनल पर्सन है, तो उनको अपॉइंट किया जाए। तो ये विजन की है। शायद ऐसा हो सकता है कि धरातल का इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। वो जो पॉइंट होता है उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अभी जैसे कि एक बात चल रही है कि सिस्टम हमारे अगेंस्ट में है। अरे अगर सिस्टम अगेंस्ट में है तो सिस्टम को कंट्रोल अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये पद पे विराजमान होने के फर्स्ट ऑफ लायक नहीं है। सिस्टम आप ही को चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्यों देखिए, अगर आप ओनरशिप में, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी ओनरशिप है, मैं बोलता हूँ मेरे वर्कर सही ढंग से काम नहीं कर रहे, तो ये तो मेरी गलती हुई ना। तो आइदर आई चेंज द वर्कर, आइदर आई चेंज द सिस्टम। तो ये मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को कुछ करना नहीं है, क्योंकि आई सो मैनी सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट में फेलियर है। क्योंकि बहुत एक्सटेंसिवली मेरा खुद का भी रिसर्च है हर एक सब्जेक्ट पे। और बस दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक एनीथिंग गोना चेंज। अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। स्मृति ईरानी जी से मेरी भी मीटिंग हुई थी, इस विषय का भी मैंने उनको बताया था कि एजुकेशन सिस्टम में ये जो सब है, इसमें आप चेंजिंग के लिए काम करें। मैंने एक दो नाम भी सुझाव किए थे कि लोग काम कर रहे हैं, और आप बताए तो उनके साथ भी मीटिंग करते हैं। और आपका भी शायद उसमें नाम था, 100 नहीं शायद ही था। तो मैंने बोला था कि मैम एक कमेटी का गठन करके आप कार्य शुरू करें, तो उन्होंने बताया नहीं हार्दिक, वी आर ऑलरेडी ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। तो मैंने बोला ठीक है, अगर काम हो ही रहा है, देन आई केम टू नो कि एक पर्टिकुलरली संगठन है भारतवर्ष में, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। तो उन लोगों के साथ ये जो पार्टी अफिलिएटेड है, तो उनके लोगों को मिलके वो कुछ प्रयास कर रहे थे। पर अब उनके पास कितना ज्ञान है नहीं है ये अलग विषय का सब्जेक्ट हो जाता है। अगर उनके पास होता तो 30 साल में एटलीस्ट, जहाँ गुजरात में तो बदल जाता, कहीं और तो चलो ठीक है। अब हम जाएंगे विंग कमांडर सर के पास। सर जय हिंद। जय हिंद। हर हर महादेव। मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना, बस नीरज जी पुराने मित्र हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और उनके विचारों से लाभ ले रहा हूं मैं। तो मैं एक श्रोता के रूप में ही हूं अभी। नमस्कार नीरज जी। नमस्ते जी, नमस्ते पुष्कर जी। दीपक जी, दीप कमल सिंह जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन करें। जी हार्दिक जी, धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी तरफ से ये पॉइंट है, जब सरकार बनी थी तो बहुत 70 साल का बैगेज उनको हटाना था। बहुत सारी गलतियां उस समाज में ऑलरेडी थी जिनको उनको ठीक करना था। और उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि जो करंट रनिंग जनरेशन है, इसको वो कम से कम थोड़ा सा डिग्निफाई करें, इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, इनको अपने हिसाब से जॉब एंड एवरीथिंग, सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनको दिलवाएं। तब जाके हम कुछ ऐसी चीज़ों को आ सकते हैं जो कि आने आने वाली जनरेशन को ठीक करेगी। तो मैं शिक्षा को उस कैटेगरी में मानता हूँ कि वो आने वाली जनरेशन की बात है, इसीलिए शिक्षा के सुधार को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब इंडिया में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, अभी जो करंट रनिंग सेशन है, 2014 में जब आई थी गवर्नमेंट, तब ओपन डेफिकेशन इतना सारा था, कचरा इतना पूरे इंडिया में फैला रहता था। हम लोग सभी उसमें मतलब अवेयर नहीं थे, क्योंकि हमारे अंदर वो डिग्निटी नहीं थी। हमारे अंदर ये नहीं था कि भैया हम इंडिया से हैं, हमारी कुछ एक वैल्यू है, तो हमें ये छोटे-मोटे काम नहीं करने चाहिए, हमें ये कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमें ओपन डेफिकेशन नहीं करना चाहिए। वो डिग्निटी हम लोग के अंदर नहीं थी, जो कि अब धीरे-धीरे आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड में भी अब हमारी पोज़ीशन है। उसके अलावा सारे के सारे बैंक्स की हालत ख़राब थी 2014 में, तब गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई, सारे लोगों का जनधन अकाउंट वगैरह खुलवाया, जिसकी वजह से हर लोग बैंकिंग के स्ट्रीम से जुड़े। आधार से कई सारी चीज़ों को लिंक कराया, जिससे कि इकोनॉमी एक वाइड इकोनॉमी फ्लो होने लग गया सही रूट से। इस तरह से धीरे-धीरे स्टेप वाइज़ करके हम उस लेवल पे पहुँचे कि हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हुई है, वर्ल्ड में हमें अब देखा जा रहा है, और अब हमारे अंदर वो डिग्निटी बिल्ड हो रही है। तो डेफ़िनेटली अब हमारा जो मेन फ़ोकस है ये इसी के ऊपर जाएगा कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, हम कहाँ से आए हैं, हम कितने चीज़ों को हमने देखा हुआ है, और अब हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, और हम क्या चीज़ हैं। तो आई थिंक उसको देखते हुए अब एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना शुरू किया गया है। बट येस, कमिटीज़ जितनी भी बनी हुई हैं, एनसीईआरटी के अंदर जो भी काम हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। और जब तक ये चेंजेस लाएँगे तब तक काफ़ी नैरेटिव्स चेंज हो चुके होंगे, काफ़ी पोज़ीशंस चेंज हो चुकी होगी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले नैरेटिव्स को और करंट रनिंग नैरेटिव्स को ध्यान में देते हुए इसको फ़ास्ट एक्शन पे काम कराएँ, और जल्दी से जल्दी इसको चेंज करें। बस यही मेरा पॉइंट था। इसके ऊपर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। थैंक यू।
इनिशियली जब मोदी जी आए थे, तो जैसा मैंने बताया कि हमें लग रहा था कि हम एक प्लेटर पे रख के मैं चीजें दे रहा हूँ तो ये काम होना चाहिए। जब नहीं हुआ तो मैंने भी यही सोचना शुरू किया कि मैं अपने छोटे से लेवल से ये सोच रहा हूँ कि उन्हें इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, जबकि वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके टेबल पे रोज आईबी की रिपोर्ट्स आती होंगी, सैकड़ों काम है उनके करने वाले, तो वो कैसे कर सकते हैं। फिर मैं इसे ऐसे सोचने की कोशिश करता था कि आप एक नए घर में जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि अब मुझे इसका रंग रोगन कराना है, इसमें बढ़िया फर्नीचर लगाना है, ये काम करने हैं। लेकिन आपको अंदर जाने के बाद पता लगता है कि उसका तो सीवरेज सिस्टम ही गला हुआ है, जो दीवारें चौखट है उन पे दीमक लगी हुई है, प्लम्बिंग सिस्टम सारा खराब है, बिजली की तारें सड़ी हुई हैं। तो पहले वो बेचारा उस पे ध्यान देगा, रंग रोगन तो सेकंड प्रायोरिटी पे चला जाएगा उसकी। तो मोदी जी के साथ भी शायद यही हुआ है कि यूपीए ने जाते जाते इतने खड्डे खोद रखे हैं कि मोदी जी पहले उन्हें भरेंगे, उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड है, वो उस पे आएंगे, जो जैसे हम प्लान बी प्लान सी बोलते हैं कि उन पे आएंगे। लेकिन इसमें दो चीजें हैं जो इंट्रीग करती हैं, जो परेशान करती हैं। पहली ये चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे डिफेंस को स्ट्रेंथन करना है, हेल्थ को स्ट्रेंथन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं एजुकेशन को बैक बर्नर पे छोड़ देता हूँ। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो नॉट अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन एनीवे हम उसे मान लेते हैं। लेकिन जब 2009 आता है, आपको उससे ज्यादा मेजोरिटी मिल जाती है, तब तो आप कर सकते हैं। तो इसका तो फिर कभी एंड आएगा नहीं कि मुझे 4 टर्म्स चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, उसके बाद मैं एजुकेशन को सुधारूंगा। तो अब पहले 3 साल 4 साल फिर भी माना जा सकता था, अब नहीं। मुझे लगता दिस डज नॉट होल्ड एनी वाटर कि आप 9 साल हो गए हैं और आपने वो नहीं किया है। और अभी तो हमारा फोकस केवल एजुकेशन पे आज की डिस्कशन में। अदरवाइज आप मंदिरों पे काम कर सकते हैं, मंदिर छोड़े जा सकते थे। ऐसी मैं 10 चीजें आपको बता सकता हूँ कि आप जिन पे काम किया जा सकता था, और उनमें से सबसे बिनाइन एजुकेशन सिस्टम का था कि आपको केवल हिस्ट्री बुक्स का नैरेटिव चेंज करना। ऑन द अदर हैंड आप दूसरी साइड पे प्रोएक्टिवली क्या कर रहे हैं, आपने जो कहा था कि हम वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस, तृप्तिकरण नहीं होना चाहिए, आपने बस नाम बदल के तुष्टिकरण कर ना, तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, तुष्टि को आपने तृप्ति बना दिया और पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं। हम जब वोट दे रहे हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जालीदार टोपी वाले लोग घूमे, बुरके वाले पेंगुइन घूमे, या हम जिस धारा से निकल के आते हैं, जो हमारी परंपरा है, उसे बचाने का काम करना है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जिहादियों की संख्या डबल कर रहे हैं, तो आप एक लॉन्ग टर्म खड्डे खोद रहे हैं इस देश को बर्बाद करने के लिए। अब मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि 100 साल पहले शायद हमारे देश के लोग गांधी जी के बारे में भी यही सोचते होंगे कि यार उसके पास ऑप्शन क्या है, ऐसे तो करना ही पड़ेगा, इन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उस एक इविल आदमी ने, महात्मा गांधी ने, पार्टीशन होने दिया। आज तक हम भुगत रहे हैं। उसने इस्लाम को अपीज किया। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों को वो तो कैरियर हो सकते हैं, लेकिन जो समस्या की जड़ है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है और क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है। आप उसको वीक करने का एक भी काम नहीं कर रहे, बल्कि उसे स्ट्रेंथन करके आप उसको गर्व से बता रहे हैं कि हमने ये किया है। तो तब क्वेश्चन रेज होता है कि क्या आप ठीक कर रहे हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए है? क्या उनके लिए जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के टैक्सेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन सबसे कम करते हैं, लेकिन सड़कों पे आके शोर सबसे ज्यादा मचा के, सबसे ज्यादा दंगे करके, सबसे ज्यादा गर्दनें उतार के वो एक वीटो पावर को यूज कर रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड टर्म में ये बातें होल्ड कर सकते हैं, वो भी जब देश ने ज्यादा मेजोरिटी दे के उनको बनाया। तो दिस शुड हैव बीन डन अर्लियर। हम इस अगर इन चीजों के पीछे छिपते हैं तो शायद हम escapist हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे लिए। जी। थैंक यू नीरज जी। आगे जाते हैं आई थिंक रवीश जी के पास। रवीश जी प्लीज। जी जी जी।
हार्दिक जी धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। तो मैं अपना एक इंट्रो देना चाहूँगा। मैं इस टाइम पे एक सीटीओ हूँ, एक एडटेक कंपनी का, चीफ जी। टेक्नोलॉजी ऑफिसर एक एडटेक कंपनी का हूँ। तो हाँ। हम दो चीज़ें भूल रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, हम एजुकेशन सिस्टम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम हाँ। दो मेन चीज़ें भूल रहे हैं इस टाइम पे। मूल मूल चीज़ें जो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से और जो इवॉल्विंग टाइम्स के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस टाइम पे डमी स्कूल्स, आज के दिन का प्रॉब्लम ये है, 11वीं 12वीं का बच्चा जो है वो एक डमी स्कूल में जाता है, जहाँ पर उसका अटेंडेंस पूरा लगता है और वो कहीं ट्यूशन सेंटर में जाके पता नहीं क्या क्या पढ़ता है। ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, एडटेक कंपनीज को कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा है। आप समझिए कि कल को अगर आईएसआई की कोई, बायजू, माई लर्न एकेडमी, सब जानते हैं हम सब चीज़ का। अब मेरा भी एक ब्रांड है माई लर्न एकेडमी। हम तो हिंदुत्व और सनातन से जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सनातनी एजुकेशन दें उसके द्वारा, लेकिन इस टाइम पे कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन आके क्या पढ़ा रहा है। कि आईएसआई भी इस टाइम पे, पाकिस्तान, चाइना भी इस टाइम पे आके एक एडटेक कंपनी खड़ी कर सकता है, जो कि अपनी पढ़ाई दे सकता है। एडवर्टाइजमेंट करके शायद वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ जोड़ सकता है। तो ये सरकार तो इस टाइम पे सोई हुई है इस मामले में। जी। तो ये दो दो चीजें जो है, एक डमी स्कूल्स और जो 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 इस टाइम पे एडटेक कंपनीज विदाउट कंट्रोल उठ रही हैं, इसके ऊपर तो हाँ। सरकार ने ना आज तक कोई व्हाइट पेपर पेश किया, ना कोई अपनी पॉलिसी बता रही है। धन्यवाद। जी। मेरा अच्छा। सवाल ही, ये ठीक है। सवाल है मेरा जी। कि सरकार, मतलब आप जो एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, देखिए वो तो हम बिल्कुल आपके से सहमत हैं कि उसको हमने ओवरहॉल करना है, लेकिन जो इस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम को टेक ओवर करने की बात चल रही है, उसको टेक ओवर आपकी किया बात जा देखिए। रहा है। हाँ जी जी। रवि, आपने दो चीजें जो बोली ना, एक तो जो टेक की बात की, तो उसमें मैं 100% आपके साथ हूँ कि ओवरसाइट मैकेनिज्म नॉन एग्जिस्टेंट है, जबकि बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था। और कोई भी समाज अगर वो प्रोएक्टिवली काम नहीं करता अपने नैरेटिव के ऊपर कि कौन नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप आज की डेट में हारने वाली टीम है। आप, क्योंकि आपके पास वो विजन नहीं है, वो फोरसाइट नहीं है कि आप आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद तक का सिनेरियो देख सके। आप केवल इसी पे बैठे हैं कि 3 महीने बाद ये वाला जो इलेक्शन आना है, मुझे बस वो जीतना है, किसी तरह से धड़ल्लेदार उसके भाषण में तैयार करके उनको जिता लो। आपके साथ मैं इस पे 100% एग्री कर रहा हूँ। जो दूसरा पॉइंट आपने बोला डमी स्कूल्स वाला, वो मुझे उतना मेजर इशू नहीं लगता है। मेरा अपना उसमें एक्सपीरियंस भी है। वो वन ऑफ द मेलेडीज है, छोटी सी है वो। शायद आप 5 साल बाद कर लें, 10 साल बाद कर लें, आई डोंट नो। आज हो तो आज भी जाना चाहिए, लेकिन मुझे वो उतना कोई बड़ा थ्रेट नहीं लगता है। तो पहले वाली बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, इसको हम रेलेगेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई नैरेटिव पे डैमेज नहीं है, तो इसलिए मैं उसे अभी इग्नोर कर सकता हूँ। जी। वैसे मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ये साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड भी है ना, उसके पे भी बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। और वो भी बहुत निगलेक्ट हो चुका है। हमारा सारा डेटा इधर यूएस, चाइना, यूरोप जा रहा है, और उसको ऐसे हम बांट नहीं सकते जो बंदा बांट चलती। इवन इंक्लूडिंग और ओटीपी, ओटीपी मांगने के लिए फोन नंबर कलेक्ट कर रहे हैं वो सब कुछ। तो इस पे हम्म। भी एक पॉलिसी चेंज की आवश्यकता है, और बहुत ही डीपली आवश्यकता है। हमारी इंडिया के भी जो डेटा इकट्ठा होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा वनरेबल है। अभी न्यूज में भी आया था कि हमारे आधार कार्ड के डेटा भी लीकेज हुआ है, सो ऑन सो। तो ये भी है पॉलिसी, बट ये ओपन प्लेटफॉर्म पे अभी तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हम एकम सनातन जी के पास जाएंगे, प्लीज एकम सनातन जी, और फिर डॉक्टर साहब के पास। धन्यवाद हार्दिक जी, और सभी को नमस्ते। और सबसे पहले तो मैं नीरज जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मैं आज की डेट में जिस तरह सोचता हूँ उसके लिए बहुत हद तक नीरज जी जिम्मेदार हैं। क्योंकि भी आज से कुछ 3 से 4 साल पुरानी बात है, जब मैंने नीरज जी का एक वीडियो संगम टॉक्स पे देखा था, जिसमें उन्होंने पेगन सिविलाइजेशंस के ऊपर एक पूरा डिस्कशन रखा था। और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया था कि पुरानी सभ्यताएं जो थी वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड थी। तो वहाँ से जो है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की जो है शुरुआत हुई थी। और उसके बाद से लेके आज तक, और बल्कि मैं सबको कहूँगा कि नीरज जी का एक सीरीज है
इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज। आप सभी को वो, अगर किसी ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके देखें। आई थिंक उसमें 50 से 60 कुछ एपिसोड्स हैं, जिसमें बहुत ही शालीन और बहुत ही प्यारे ढंग से जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है वो नीरज जी ने बताई है। तो सबसे पहले तो नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और सवाल की जहाँ तक बात है, सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अ, हम देखते हैं कि मतलब आपके जैसे स्कॉलर जो हैं वो हम आज की डेट में फिर भी एक आध लोग नजर आ रहे हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां हैं उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, या मतलब हमारे जो एनसीईआरटी को लेके जो इश्यूज हैं वो पॉइंट आउट आपने करे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले, आपसे पहले भी क्या इस तरह के स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने इन खामियों को पॉइंट आउट किया है, और अगर हाँ तो उनके जो एफर्ट्स थे उनका क्या रिजल्ट रहा, और अगर नहीं तो इसका क्या कारण है कि हमें इतने साल लग गए ये जानने के लिए कि जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल फेक है। देखिए, उससे पहले इसमें कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम शुरू करें भैरप्पा जी से, आरसी मजूमदार से, और उनके बाद आते हैं तो सीताराम गोयल ने, रामस्वरूप ने, और स्पेशली अरुण शौरी ने एमिनेंट हिस्टोरियन जब लिखी थी तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर, और उन्होंने ये चीजें हाईलाइट की हैं। मैंने सिर्फ क्या किया था कि जो करंट हिस्ट्री बुक्स में डिस्टॉर्शन थी उनको डॉक्यूमेंट करके बता दिया कि ये चीजें ऐसी हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझसे पहले काम नहीं हुआ, पहले काम कई लोगों ने किया हुआ है, और मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि उन्हीं के ऊपर आके मैंने बिल्ड किया है इस काम को। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि फिर भी क्यों नहीं हुआ, तो इसका आंसर अगर आपको जानना है तो पहले तो आप ये सोच के देखिए कि आपने कभी ये सुना है कि एक पार्टी थी जिसने पूछा कि किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, तो 15 में से 12 कमेटियों ने नाम लिया एक व्यक्ति का, 2 ने किसी का भी नहीं लिया, और एक ने किसी और का लिया। वो पार्टी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की सर्वे सर्वा होने की बात करती है। वो उस एक आदमी को उसे चुन लेती है जो एक वोट लेके आया था, जो 12 वोट वाला था उसे नहीं चुनती है। तो ये आपको बताएगा कि हम जिस सिस्टम की बात करते हैं वो सिर्फ कहने को, दिखावे को डेमोक्रेटिक है, कहने को, दिखावे को वो रिपब्लिक है, लोगों की मत पे चलता है, लेकिन असलियत में वैसा नहीं है। दूसरा, इसे आप अगर समझना चाहते हैं कि क्यों नहीं हो पाया, तो इसमें हमें समझना ये है कि इक्वेशन का बेनिफिट किसको मिल रहा है। इक्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है दो ऐसी ग्लोबल एम्पायर्स को जिनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हमने सारे संसार को अपनी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करना है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों का एक क्लेम है। अब जो ग्लोबल एम्पायर्स हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास टेक्निक है, 2000 साल का, 1400 साल का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से सिस्टम को सबवर्ट किया जाता है, और वही वो करते आ रहे हैं। आप इसकी कल्पना करके देखें कि 2014 में पहली बार हमें अपने बारे में थोड़ी सी अवेकनिंग हुई, तो वो चेंज हम लेके आए, लेकिन उस चेंज को भी उन्होंने सबवर्ट कर लिया। 100% ना किया हो, लेकिन सबवर्ट कर लिया, और कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से थोड़े से लोगों को कंट्रोल करके पूरा नैरेटिव कंट्रोल किया जाता है। और खास बात क्या है कि पहले, हाँ, इसमें चर्चिल ने एक बड़ी फेमस बात बोली थी कि द कॉलोनीज ऑफ फ्यूचर विल बी द कॉलोनीज ऑफ माइंड। तो उन्हें माइंड कंट्रोल का पता है कि आज की डेट में ये सबसे इफेक्टिव वेपन है, और जिसका वेपन सबसे इफेक्टिव होता है वही रूल करता है। और एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट टूल टू कंट्रोल माइंड्स, टू ऑक्यूपाई माइंड स्पेस। वो करते आ रहे हैं, और आज ये जितनी हमने डिस्कशन की हमने यही की है कि जिसे हम ये सोच रहे थे कि पार्टी करेगी, या तो उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी ग्रेविटी, इसका सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया है, और यदि किसी को उनमें से किसी एक व्यक्ति को आ भी गया तो उनके पास एबिलिटी नहीं है इसको मैनेज करने की। तो संभवतः ये हो रहा है, और ये बोलते हुए भी मुझे बहुत पीड़ा भी हो रही है और डर भी लग रहा है कि मैं किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच्चाई यही है कि हम जो लेटेस्ट वेपन है, जब तक उसको यूज करके ये बैटल नहीं लड़ेंगे तब तक वी आर ऑन अ लूजिंग साइड। और जब मैं
हम की बात करें तो उस हम का मतलब है कि हिंदू, आर्य, वैदिक, सनातन परंपरा की बात कर रहा हूँ कि वो लूजर है इस पे। ओके चेतन जी। सभी मित्रों को हर हर महादेव। नीरज जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। मेरा आपसे प्रश्न है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो सनातनियों को कन्वर्ट कर रहा है, किसी पंथ में नहीं, किसी रिलीजन में नहीं, बल्कि मॉडर्न अमेरिकन एथीस्ट में। क्योंकि पूरी की पूरी जो लोगों की और नई पीढ़ी की सोच है वो उसी की तरफ होती जा रही है, और उनको अपने आप को सूडो अमेरिकन समझते हैं भारत में रहते हुए भी। तो मैं आपसे नॉन पॉलिटिकल वेज समझना चाहता हूं इस प्रोसेस को रिवर्ट करने के, कि हम इन सो कॉल्ड अमेरिकन आइडेंटिटी लेके घूमने वाले भारतीयों को भारतीय कैसे बनाएं। इसके नॉन पॉलिटिकल वेज क्या हैं? क्योंकि जब पावर होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होगी, तब तो हम कर ही लेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सनातनियों के पास वो पावर नहीं है, या अगर आ भी गई तो वो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अभी की पार्टी है, वो उस तरह से काम नहीं कर रही। तो हम उस सिचुएशन में क्या करें कि हम इसको रिवर्ट बैक कर सकें? धन्यवाद। पहला तो आपने जो कैविएट लगा दिया वो बड़ा भयानक है कि हम बिना पॉलिटिकल पावर के कैसे करें, क्योंकि अगर तो हम आज के टॉपिक पे ही रुकते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन है वो एक स्टेट कंट्रोल कर रही है, सेंटर भी और स्टेट्स भी, दोनों। लेकिन स्टेट जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि स्टेट के कंट्रोल में एजुकेशन है। तो जब तक उस पे हमारा कब्जा नहीं होगा तब तक हम इस इंपॉर्टेंट घटक को मिस आउट कर रहे हैं। नैरेटिव बनाने में या हमारी सोच बनाने में 3 फैक्टर हैं जो काम करते हैं: एजुकेशन, मास मीडिया और फैमिली। तो एजुकेशन हमने छोड़ दी क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, जो आपने कैवेट लगाई थी उसे हटा देते हैं। अब आ जाते हैं मास मीडिया के ऊपर। तो मास मीडिया को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आज की डेट में हम उसमें सोशल मीडिया भी अगर ऐड कर लें तो सोशल मीडिया, फिल्में, ओटीटी और सैटेलाइट चैनल्स, ये आते हैं। अब आप देखिए कि पिछले 2-4 वर्षों में एक कश्मीर फाइल्स आती है, एक केरल स्टोरी आती है। केवल 2 फिल्में आई हैं और दोनों में टोटल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम का है। 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने ग्लोबल एम्पायर्स को पूरी तरह से हिला दिया, रैटल कर दिया। अगर हम एक समाज की तरह देखें तो 50 करोड़ क्या है? पीनट्स है। हम 500 करोड़ या 5000 करोड़ लगा के ऐसी फिल्में साल में 20-50 बना सकते हैं, तो वो नैरेटिव बनाने में हेल्प करेंगी। लाइकवाइज जो सैटेलाइट चैनल्स और ओटीटीज जो हैं वो लंबा खर्चा है। वो जब तक हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस आज की डेट में क्या है कि हम सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जबकि जिनसे हम लड़ना चाहते हैं वो सेंट्रलाइज्ड भी हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं और वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम भी करती है। तो सैटेलाइट चैनल्स पे उनका कब्जा है। जो थोड़ा सा ढीला हुआ है, अभी कुछ चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे जो प्रो गवर्नमेंट बात करते हैं, प्रो सनातन बात करते हैं, ऐसा नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि वो भी जब एक बड़ा एंटरप्राइज चल रहा है जिसका हजारों करोड़ का चैनल है, वो सरकार की लाइन को टो करने में लग जाता है। वो कितनी कन्विक्शन से कर रहे हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। तो इसे भी अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बच जाता है हमारे हाथ में सोशल मीडिया और फैमिली। सोशल मीडिया एड्रेस करने से पहले मैं फैमिली की बात कर लेता हूँ। द मेयर फैक्ट कि आपने क्वेश्चन ये पूछा कि हम अमेरिकन बनते जा रहे हैं, तो जो आपको ये बता रहा है कि उनकी 75 साल की इन्वेस्टमेंट ने फैमिली वाले सोर्स को पहले से ही सबवर्ट कर दिया है, उन्हें तोड़ दिया है उनको। आप नहीं तो केरल स्टोरी बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर फैमिली सिस्टम स्ट्रांग रहा होता, तो उसमें वो ऑलरेडी सेंध लगा चुके हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो मैं दोनों चीजें क्लब कर देता हूं कि जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो जो हमारी आइडियल फैमिली वैल्यूज होती थी, क्या हम उन्हें एक एक इंडिविजुअल रिवाइव कर सकता है? उसमें अब इसी को जोड़ लीजिए आप सोशल मीडिया के साथ, वो तो आप इंडिविजुअली चला सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं?
कई लोग इसमें पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकती। अब मैं बिल्कुल, क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो अपने आप से स्टार्ट करेंगे आप अपनी स्किल सेट देखिए क्या है। क्या आप ब्लॉग लिख सकते हैं तो ब्लॉग लिखिए, यूट्यूब चैनल बना के वीडियो बना सकते हैं वो बनाइए, ट्वीट्स कर सकते हैं तो वो कीजिए, क्योंकि हर चीज मैटर करती है। एक ट्वीट भी आपका मैटर करता है, क्योंकि आज जब हम बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, एक एक चीज, एक एक लाइक, एक एक अनलाइक मैटर करता है। अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते तो जो कंटेंट बना रहे हैं क्या आप उसको लाइक कर सकते हैं? मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी उन्होंने कहा कि आप इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज उस सीरीज को देखें। देख तो आप सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं, उस पर कमेंट लिख सकते हैं। ये बेयर मिनिमम है जहां से शुरू होता है, वहां से नैरेटिव स्ट्रेंथन होना स्टार्ट होगा। आज का एग्जांपल लीजिए, केरल स्टोरी सच पे आधारित है, लेकिन उसे झूठा साबित करने के लिए जर्मनी में बैठा एक लड़का एक वीडियो बनाता है, उसकी अपनी रीच मिलियंस में है। वो कैसे पहुंची? क्योंकि उसको सारे इकोसिस्टम ने उंगली पकड़ पकड़ के खड़ा कर दिया। अब उसने बनाया वीडियो, और जितने बड़े बड़े हैंडल्स हैं उनके, वो सारे उसको एम्पलीफाई करते हैं, और एक दिन में वो 6 मिलियन व्यूज को हिट कर जाता है। दिस इज हाउ नैरेटिव वर्क्स। अब वो कैसे काम करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका। उनके पास व्हाट्सएप मैसेज क्या जाता है कि अब्दुल, तुझे ये वाला वीडियो क्लिक करके देखना है, इसको लाइक भी करना है, इस पे कमेंट भी करना है। कमेंट तुझे समझ में नहीं आता, तेरा दिमाग उतना काम नहीं करता, तो भी लाइक तो करना ही है, और अगर तू देख भी नहीं सकता तो इसे ऑन छोड़ दे, केवल ऑन छोड़ दे, लूप पे चलता रहे। उसके व्यूज बढ़ते रहेंगे, एनालिटिक्स में काम करेगा, और उसी से उनको स्ट्रेंथ मिलती जाएगी। इस तरह से वो काम करते हैं, इस लेवल पे काम करते हैं। और दूसरा क्या होगा कि जब वो देखेगा तो उसको जो गूगल एडसेंस है उसका पैसा उसे मिलेगा। इस लेवल पे जाके काम किया जाता है। अब दो चीजें हो गई, सोशल मीडिया पे आप जितना काम कर सकते हैं वो करें, बेशक दिन के 15 मिनट निकालें, सिर्फ यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते उसे चलता छोड़ दें, जब आप रनिंग कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, उस समय देख सकते हैं। फिर जो फैमिली वैल्यूज हैं उनको इनकलकेट करना शुरू कीजिए। ये कहना आसान है, लेकिन क्योंकि 75 साल से हम बिखरते जा रहे हैं, इसको समेटना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की डेट को मार्क कर लीजिए कि मैं आज से इसको समेट के शुरू करने वाला हूं, तो वो अपने आप में स्टार्टिंग हो जाएगी। इन इंडिविजुअल यूनिट से स्टार्ट करके उसको हम कलेक्टिव एफर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर कल को हम सोच सकते हैं कि हमारा एक सैटेलाइट चैनल बन जाए, परसों हम ये सोच सकते हैं कि 10 सैटेलाइट चैनल्स हों, फिर ये सोच सकते हैं कि हमारी 100 फिल्में हों, और फिर सोच सकते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम ये काम करें। या जो अभी सरकार है, इसमें भी ये याद रखिए कि अभी सरकार है, उस पे कैसे दबाव बनाएं कि वो ये काम करें। थैंक यू नीरज जी। सर सिर्फ मेरे को एक पॉइंट बोलना है। आपने जी। अभी जो ये बोला, वो स्ट्रिंग चैनल कर रहा था, उनका एक वीडियो काफ़ी प्रो हिंदू था, तो उस पर्टिकुलर चैनल के वीडियो को इतना मतलब रिपोर्ट किया गया कि उनका वीडियो भी निकल गया, उनका चैनल भी काफ़ी दिनों के लिए सस्पेंड हो गया। तो अभी इस मामले में क्या करें हम? हाँ, ये अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन ने बोला था ना, जो टेक कंपनी उस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। हम सबसे ज्यादा स्पाइनलेस देशों में बन चुके हैं कि जहां आकर विदेशी कंपनियां डिक्टेट कर रही हैं टर्म्स। अब जाके हमने वो एक बनाई है जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, शायद इसी वर्ष हमने फरवरी में शुरू किया है वो, और वो भी बड़ा लिमिटेड सा मैंडेट है उसका। तो वो फिर से, वो आप या मैं इंडिविजुअल लेवल पे कर ही नहीं सकते, वो स्टेट का काम है करना, उसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जहां बैठे हैं वो ये चीजें उड़ा देते हैं। अब ये तो चांस की बात है कि इलॉन मस्क आ गया तो उसने थोड़ा सा सुधार दिया, कब तक सुधरा रहेगा मुझे नहीं पता। नहीं तो उन्होंने तो मुझे भी मास रिपोर्ट करके मेरा ट्विटर हैंडल साफ करवा दिया था। मैं कोर्ट केस कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए थे, तब वो इलॉन मस्क आया और उसने उसको रिस्टोर कर दिया। तो अभी हम डिपेंडेंट हैं, और ये डिपेंडेंस तब तक बनी रहेगी जब तक सत्ता में ऐसे लोग नहीं आ जाते जो इस नैरेटिव की पावर को समझ के प्रोएक्टिवली काम करें इस पे, और इसमें
वो जिसे कहते हैं ना, पुट देयर फुट डाउन ऑन द बिग टेक, कि उन्हें बताएं कि ये देश हमारा है, हमारे नियमों के अनुसार चलेगा तो तुम यहाँ सरवाइव करोगे, नहीं तो हम पैरेलल सिस्टम खड़ा कर देंगे। मेरा कहना है कि इनको टैकल करना भी बहुत आसान है। साथ में हम हमारी इकोसिस्टम को डेवलप करवाने के लिए हमारे पास इनफ पैसा है, जो हम प्रोनाउंस करते हैं कितने बिलियन डॉलर्स और सब है। तो इसको बनाना भी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हाँ, थोड़ा है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है कि पूरी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ना कर पाए। एट द लेवल की हाँ, अगर आप देखें तो मैंने वेस्टर्न यही कंट्री में जो न्यूज़ आर्टिकल्स गूगल शेयर करता है, गूगल न्यूज़ में, उसकी भी रॉयल्टी देने का ऑर्डर हुआ, जबकि वो इंडिया में नहीं हो रहा। एंड सो ऑन सो फोर्थ, काफ़ी कुछ है जो चेंज हो सकता है, डेफिनेटली होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी को कि नीरज जी ने जो काम किया है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क इन इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री। मुझे खुद को ज्ञात नहीं है कि नीरज जी से पहले कोई किसी ने ये कार्य में इतना योगदान दिया हो। तो प्लीज़ आप सभी ने किया ही होगा, फिर भी मैं रिमाइंड करवाता हूँ कि नीरज जी की चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर सबसे पहले कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइएगा, और जितना भी आपसे हो सके अनुदान दीजिएगा। अपने अर्निंग में से कुछ पार्ट नीरज जी को दीजिएगा, ताकि ऑफ कोर्स कि हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता, इतना विषय का ज्ञान नहीं होता कि ये सारे कार्य हम कर पाए। तो एज अ सोसाइटी हमारा दायित्व है कि जैसे पहले होता था कि ब्राह्मण होगा वो एजुकेशन का काम करेगा, तो और जो वर्क होते थे वो उनको खाना और सब प्रोवाइड करते थे। सेम थिंग अप्लाइज एट एवरी लेवल। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ब्रिजेश जी आप बोल लीजिए पहले। सभी को नमस्कार, नीरज जी को नमस्कार। आज जो आपने विषय रखा है, हाँ, आज जो विषय है ब्लंडर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब 75 साल की बात हो रही है, 75 साल अब हो रहे हैं। 10 सालों से देश में प्रचंड हिंदूवादी सरकार है, प्रचंड हिंदूवादी सरकार है, और उसके पहले भी 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो मेरा प्रश्न तो पहले ये है, मैं तो उनसे अपेक्षा ही नहीं करता, कांग्रेस में अपेक्षा ही नहीं करता कि वो कुछ सुधार करेंगे एजुकेशन सिस्टम में, या फिर सनातन संस्कृति को बढ़ावा देंगे, या फिर जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसकी ओर काम करेंगे। लेकिन इस सरकार ने कितना सुधारने का कार्य किया? पहला प्रश्न ये है, कितना किया? क्या इस सरकार में वो बूता है, वो करना चाहती है, या भी पाखंड कर रही है, या फिर कांग्रेस की अब्बा निकल गई है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, वो डिग्री महत्वपूर्ण है या नॉलेज महत्वपूर्ण है? क्या हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति में डिग्री का सिस्टम था? ये मेरा प्रश्न नीरज जी से था। नीरज जी कनेक्टिंग में चले गए हैं कि क्या हमारे यहाँ पहले ये सिस्टम था, डिग्री महत्वपूर्ण थी कि नॉलेज महत्वपूर्ण था, एलिजिबिलिटी में ज्यादा महत्वपूर्ण था? ये मेरा प्रश्न था। लेकिन नीरज जी इस समय चले गए, उसमें आ गए, बोलिए। हाँ, तो मेरा बस यही प्रश्न था कि क्या जरूरी है। और 2 प्रश्न मेरे होंगे। तीसरा प्रश्न ये, क्या पब्लिक स्कूलों की ओर, जो हमारा स्टेटस सिंबल की ओर कि भाई मेरा बच्चा तो इतने बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, इसने भी बेड़ा गर्क किया है क्या? ये 3 प्रश्न थे मेरे। बस, धन्यवाद। भास्कर जी, मैंने जो नीरज जी ने अभी कहा, एक बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हम जब तक ये प्रेशर नहीं बनाएंगे कि ये हमारा देश है, यहाँ पर पहला प्रेफरेंस किसका होगा, ये जो तृप्तिकरण तुष्टीकरण चल रहा है, पहला प्रेफरेंस किसका होगा? जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी होगी। ये जब तक जागृति नहीं आएगा और सब प्रेशर नहीं बनाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। कटु है यही, लेकिन यही सत्य है। हमें कहना होगा कि भैया ये देश 85% के अकॉर्डिंग चलेगा, 15% के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जब तक आप ये नहीं कहोगे, आपका कोई, वो 15% होके अपनी मांगों को बिल्कुल धड़ल्ले से करा रहे हैं, उनके काम आपसे अधिक हो रहे हैं, लेकिन आप 85% होकर नहीं करा पा रहे हो, तो ये वास्तव में कहीं हमें अपने आप गिरेबान में झांकना होगा, देखना होगा कि कमी कहाँ रह जा रही है। मेरा प्रश्न शायद नीरज जी ने 1-2 सुन लिए होंगे। मेरे 3 प्रश्न थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है आज का, फिलहाल जो सिस्टम है, इसे सुधारने का प्रयास मौजूदा सरकार कितना कर रही है, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रही हो, चाहे 10 साल की ये प्रचंड हिंदूवादी सरकार हो। पहला प्रश्न ये था। दूसरा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है,
पहले जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या है, डिग्री को महत्व दिया जाता था कि एलिजिबिलिटी की, योग्य कितना व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण था, ज्ञान महत्वपूर्ण था कि डिग्री महत्वपूर्ण था। आज के समय में डिग्री महत्वपूर्ण है, ज्ञान कहाँ जा रहा है वो आप देख रहे हो, जो आरक्षण सिस्टम है। दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न ये था कि पब्लिक स्कूलों की ओर प्रत्येक व्यक्ति का ये स्टेटस सिंबल बन गया है, पब्लिक स्कूलों ने भी क्या बेड़ा गर्क किया है। बस यही 3 प्रश्न थे मेरे। जी, जो पहला प्रश्न है आपका कि अभी वाली सरकार ने कितना काम किया है, तो मैं पहले इसका उत्तर दे चुका हूं कि अभी जो शिक्षा नीति आई है वो थोड़ी सी पहले वाली से थोड़ी सी हम बेटर कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिसी कागज पे क्या है वो मैटर नहीं करता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैटर करती है। तो उसमें 2 काम जो पॉजिटिव हुए हैं, एक तो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है हायर एजुकेशन के साथ, वो पॉजिटिव है। लेकिन जहां तक स्कूल लेवल की बात है, जो बिल्कुल बेसिक एजुकेशन होती है जहां पर सारी सबवर्शन की जाती है, वो मैंने पहले बताया था कि अभी तक जितने चेंजेस किए हैं वो जितनी बीमारी है उसके कंपैरिजन में एट द मोस्ट 2% का चेंज किया है, 98% गंदगी वैसी की वैसी है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था कि डिग्री महत्वपूर्ण है या ज्ञान महत्वपूर्ण है, तो उसका उत्तर भी आपने स्वयं ही दे दिया वैसे तो, कि पहले जो सिस्टम था उसमें ज्ञान का महत्व होता था, कागज के टुकड़े का नहीं था। लेकिन आज क्योंकि उन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है, देखिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जो अंग्रेज थे, जो गोरे थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने जब हमारा वो सिस्टम तोड़ना था तो उसके लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी ही ये बना दी कि तुम्हारे पास एक कागज का टुकड़ा होगा तब तुम क्लर्क बनोगे, तब तुम अपॉइंटमेंट के लिए आ सकते हो। और परिणाम ये हुआ कि आज की डेट में हमने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि हम आज कागज के टुकड़े की, जिसे डिग्री कहा जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बच्चे के दिमाग में क्या गया उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बना दिया हर चीज के लिए। और तीसरा जो आपने पब्लिक स्कूल की बात की, पब्लिक स्कूल की होड़ इसलिए लगी कि उस तरह का माहौल क्रिएट किया गया स्टेट के द्वारा कि आप अंग्रेजी बोलते हो। अब जब हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जी अपनी पहली स्पीच ही ट्रस्ट विद डेस्टिनी इंग्लिश में देते हैं, तो आप कल्पना करके देखें, मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं 14 अगस्त 1947 को केरल के या उत्तर प्रदेश के किसी गांव में बैठा हूं और मेरे पास ये समाचार आ रहा है कि कल हम आजाद होने वाले हैं और जो हमारा नया प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के लिए क्या विजन देगा, मैं वो सुनना चाहता हूं, मैं वो जानना चाहता हूं। अब मैं रह रहा हूं मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिले के गांव में, और मैं रेडियो ऑन करता हूं, तो रेडियो ही था, उस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी में एक भाषण दे रहे हैं, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसका टाइटल भी मुझे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैंने वो रेडियो ऑन किया और उसको सुना तो मुझे ये मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ गया कि इस आजाद मुल्क में जो अभी सत्ता में लोग बैठे हैं वो तुम्हें अंग्रेजी के रास्ते पे धकेल रहे हैं, अगर अंग्रेजी बोलोगे तो चलोगे, नहीं तो भाड़ में जाओ। अभी इतनी बड़ी हिंसा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उसने ट्रेंड सेट किया, पब्लिक स्कूलों ने उसी को एनकैश किया है। तो इसमें पब्लिक स्कूलों की गलती नहीं है, वो स्टेट की गलती है कि स्टेट ने जो रास्ता दिखाया स्कूल उसी पर चल पड़े। जी, आई होप मैंने तीनों क्वेश्चंस का उत्तर दिया आपका। थैंक यू नीरज जी। और एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ एकम सनातन के हैंडल से, तो उनको थोड़ा पहले लेते हैं, थोड़ा प्रिविलेज्ड है मेरे लिए, तो प्लीज। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते नीरज छत्री जी। मेरा नाम गार्गी है और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि मुझे आज आपसे बात करने मिली। मैं काफ़ी समय से आपके यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ और उससे मैं इंस्पायर हुई हूँ कि जब मैं अभी 11th स्टार्ट किया तो आज तक जब भी मेरे क्लास में जब भी मेरे क्लासेस में ऐसे कोई भी बात होती थी जो मुझे लगता था कि ये सही नहीं है, तो आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे वो इंस्पिरेशन मिली, वो नॉलेज मिली कि मैं स्पीक अप कर सकूँ
और मैंने काफी बार किया है एंड द एंड रिजल्ट वाज कि मेरे अगेंस्ट फिर एक वियर्ड प्रेजुडाइज तरीके से टीचर्स बिहेव करते थे, बट आई स्टिल फेल्ट कि मुझे बोलना चाहिए, नॉट जस्ट कि इट्स राइट थिंग टू डू, बट बिकॉज मेरे साथ काफी सारे अलग अलग बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें ये प्रिविलेज नहीं है कि उन्हें ये सब पहले से पता हो जैसे कि मुझे था, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, मेरे पापा हार्दिक जी। तो उनकी वजह से मुझे हमेशा से इन सब चीज़ों के बारे में पता रहा है, तो मुझे था कि मुझे ये बोलना चाहिए जस्ट सो दैट अदर्स माइट नो। बट ये जो एक रहा है कि मेरे अगेंस्ट में फिर वो टीचर्स टर्न हो जाते थे, उसके लिए आप कुछ एडवाइस दे सके कि हाउ कैन आई फाइट अप अगेंस्ट दैट थिंग? पहले तो जब आपने बात बोली ना बेटा, तो मेरे, अब यहाँ तो हम बात करते हैं तो इसलिए आपको मेरे मुंह पे स्माइल नहीं दिखाई दे सकती, लेकिन जब बच्चे ऐसी बात करते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो प्रॉब्लम आपने फेस की है वो मेरे बच्चे भी करते हैं, और हर वो बच्चा करता है जो ऑनेस्टली बात करने का प्रयास करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। और आप एक काम करना, इस लाइव के बाद गूगल में टाइप करना अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। उन्होंने अपने बेटे को जब स्कूल भेजा था तो टीचर के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, 8-10 लाइनों की चिट्ठी है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हर बच्चे को अपने जीवन में सीखना बहुत आवश्यक होता है कि अगर आपको 4 अच्छे लोग मिलेंगे तो 4 बुरे लोग भी मिलेंगे, एक अच्छा टीचर मिलेगा तो एक बुरा टीचर भी मिलेगा। मैं क्योंकि टीचर रहा हूं और मैंने सदा ये ट्राई की कि मैं पूरी तरह से इम्पार्शियल होके बच्चों को बेस्ट पढ़ा सकूं, लेकिन मैंने देखा है कि टीचर्स भी पार्शियल होते हैं, जो कि टीचिंग प्रोफेशन पे एक धब्बे की तरह होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस हैं तो ऐसा होता है। तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको कोई इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। अगर आप सच बोलेंगे तो आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद। मुझे एक और बात पूछनी थी। मेरी एक सहेली है मेरे क्लास में और मुझे नहीं लगता कि उसे ये जो भी सही बात है उसके बारे में पता है। वो काफ़ी ज़्यादा गलत रास्ते पे है इन सब चीज़ों के बारे में। वो मैंने एक बार उसका व्हाट्सएप स्टेटस दिखा था, उसने हैप्पी बकरी ईद या ऐसा किसी का रखा था। वाज लाइक तुझे पता है इसमें क्या होता है कि तू ये रख रही है? लाइक नहीं, मुझे बस मेरे गूगल कैलेंडर ने बोला कि आज ये है तो मुझे लगा कि मुझे रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातों पे हमारी बात हुई। शी इज क्वाइट लीनियंट अबाउट द आइडिया ऑफ बिफ्रेंडिंग मुस्लिम चिल्ड्रन एंड ऑल। तो मैं उसे कैसे समझा सकूं कि वो जो रास्ते पे है वो गलत है, जो क्या सत्य है मैं उसे कैसे बता सकूं? क्योंकि मैंने ट्राई किया है और वो नहीं समझना चाहती है, आई गेस। बेटा, जो नहीं समझना चाहती उसे नहीं समझा सकते। अगर माइंड ओपन है तो समझ सकती है, लेकिन अभी तो फॉर्चुनेटली आप जो ये मूवी आई है वो उसे उस एक टिकट दीजिए कि चल मेरे साथ देख के आ केरल स्टोरी। तो लेकिन अगर आपकी एज क्या है तो शायद वो अभी एलिजिबल नहीं होगी ना मूवी देखने के लिए, अदरवाइज दैट कुड हैव बीन एन ऑप्शन। इसमें ऐसा होता है कि अगर तो कोई समझना चाहता है फिर तो आप उसे समझा सकते हैं, जो समझना नहीं चाहता वहां पर ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो लॉजिक समझता है, या वो इमोशनल आउटबर्स्ट से समझता है, या वो डांटने पे समझता है। हर किसी की कोई ना कोई रिसेप्टिविटी का एक मोड होता है, वो उसमें ज्यादा रिसेप्टिव होता है। तो यू विल हैव टू फिगर इट आउट, और फिर उस टोन में, उस लैंग्वेज में, उस टेनोर में उससे बात करोगे तो वो समझ सकता है। और एक बात जो मैं सदा ही कहता हूँ कि ये जो नैरेटिव वॉर है या ये जो सिविलाइजेशनल वॉर है, इसमें हमारा जो सबसे पोटेंट वेपन है वो है सच। अगर उस बच्ची को आप इस्लाम से दूर रखना चाहते हैं तो उसे इस्लाम की सच्चाई बतानी है आपको, कि मोहम्मद के बारे में बताइए, आयशा के बारे में बताइए, जैनब के बारे में बताइए। तो जनरली लोग इन दो चीजों से मोहम्मद को भी समझ जाते हैं और फिर वो इस्लाम को समझना शुरू कर देते हैं। तो गिव इट अ ट्राई कि क्या वो आयशा या जैनब का किस्सा समझती है, या मोहम्मद ने क्या क्या किया था वो समझती है, या ये जो अभी बात कर रहे थे हम, इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज,
वो सीरीज बनी हुई है, सारी की सारी बड़ी सिंपल सी भाषा में है। अगर वो देख सकती है तो उसे देखनी चाहिए वो। धन्यवाद, आपने मेरे सभी प्रश्न का जवाब दिया एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं ये ट्राई करके देखूंगी एक बार। तो मुझे मेरा नॉलेज भी अभी इतना एक्सटेंसिव नहीं है, बट आई विल गिव माय बेस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर इंडियन सिटीजन एक लेफ्टिस्ट माइंड सेट से बड़ा हो। सो ऑब्वियसली आई ट्राई and I'll keep my work with, you know, going up to teachers when I feel that they are not teaching correct things. So धन्यवाद, आपने हमेशा मुझे एक इंस्पिरेशन और एक करेज दिया है आपकी वीडियोस में और उसमें। यशस्वी बनो बेटा। थैंक यू नीरज जी। और एक और रिक्वेस्ट है, नीरज जी का जो मास्टरपीस है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक बुक, मैंने ऊपर लिंक डाली है अमेजोन की, आप उसको परचेज करें एंड रीड इट। आप फैमिली में शेयर करें, आप लोगों को गिफ्ट भी करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी नैरेटिव को चेंज करने में। इवन मोर देन वॉचिंग लॉट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस जो नीरज जी ने बनाए, उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये बुक रहेगी। आप उसको मार्क करके सबके साथ शेयर कर सकते हो, छोटे छोटे स्नीपर्स बना के शेयर कर सकते हो। और इससे इट्स नॉट अबाउट कि भाई बुक है, इट्स ऑल अबाउट वी आर चेंजिंग अवर फ्यूचर अभी से। तो इसके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, और प्लीज प्लीज एवरीवन मस्ट बाय दिस बुक। और फिर हम कभी रखेंगे बुक के लिए स्पेशल एक एपिसोड, मुझे लगता है वो भी पल्लवी जी पसंद करेंगे, उसके ऊपर भी काम करना। तो अभी बहुत बहुत, मुझे तो आजकल ये बुक नहीं मिल रही है नीरज जी, गरुड़ वगैरह पे तो आउट ऑफ स्टॉक है शायद। अच्छा, मैं पता करूंगा, क्योंकि आई विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल ओवर देयर। दैट विल बी रियली लवली, थैंक यू। नीरज सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी टेक्स्ट बुक्स में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखा रहे, डज दैट कम अंडर एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, जो कि अश्विनी उपाध्याय जी मतलब ले सकते हैं एंड दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट थिंग एंड रिमूव इट आउट, बिकॉज टीचिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो आई थिंक सो काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ ऑफेंस, राइट? एंड दूसरा थिंग, एक मेरा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ मी, कैन आई आस्क? जी पूछिए। ओके, सो जैसे ये मुस्लिमों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसके अंदर उन्हें हर तरह का जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स या हर चीज उनको उनके हिसाब से बना के दी जाती है। तो उसी तरह से अगर मेरे को हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड मतलब अगर बनाना है या बन सकता है, तो वो बन क्यों नहीं रहा है, या इसके अंदर क्या ऑब्स्टेकल्स है जो कि ये नहीं बन रहा है? दैट्स इट। पहले तो जो आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की, तो सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो एक लीगल एंटिटी नहीं है। दैट इज जस्ट लाइक एन एनजीओ। उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। वो तो ऐसे ही मुल्लाओं ने मिलके एक नाम बना लिया, और पहले की सरकारों ने उनको ओवर हाइप कर दिया, इसलिए लोग सोचते हैं कि उनकी सच में कोई वैल्यू है। इनफैक्ट अगर कोई ढंग की सरकार आ जाए तो उनके लिए वो दे आर जस्ट अ बंच ऑफ क्रुक्स जिन्होंने एक रिस्पेक्टेबल सा नाम रख लिया है। तो दिस शुड आंसर द क्वेश्चन कि आपको कोई हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। वो इसलिए चल पड़े क्योंकि उनको अपनी गुंडागर्दी को इनकैश करना आता है। उन्हें पता है कि हमने आंख तरेरनी है और सरकार हमारी बात सुनती है। हाँ, अगर आप उस लेवल पे आके प्रेशर ग्रुप की तरह क्रिएट करना चाहते हैं कि उसी को रेप्लिकेट करें, तो यू आर मोस्ट वेलकम, कीजिए। उसमें कोई लीगल हैसल नहीं है। वो तो कुछ लोगों को मिलना है और नाम अनाउंस कर देना कि हम ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, दैट्स इट। ये जब पहली बार मैंने ये झूठ देखा था, तो मेरा एक एडवोकेट फ्रेंड है, मैंने उससे यही पूछा, मैंने कहा यार इस पे क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? तो हंस पड़ा, कहता कि झूठ बोलना हमारे देश में क्राइम नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो हर पति अपनी पत्नी के, हर पत्नी अपनी पति के, हर सास अपनी बहू के अगेंस्ट भी जाके खड़ी होती कि इन्होंने झूठ बोला था। तो अनफॉर्चुनेटली झूठ बोलना हमारे देश में कोई क्राइम नहीं है, और वो झूठ बोल रहे हैं, बच्चों को झूठ पढ़ा रहे हैं। अगर आप बाय सम स्ट्रेच इसको किसी लीगल एम्बिट में लाके प्रूव कर दें कि दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो वो केस बन सकता है। अदरवाइज ऐसा झूठ बोलना वो कोई लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है।